पिता के 50 करोड़ के कर्ज के कारण मैंने आज एक अमीर घर के मंदबुद्धि बेटे से शादी कर ली। शादी के हॉल में सब हंस रहे थे। दूल्हा मुझे देखकर एक बच्चे की तरह बोला, दीदी आप सुंदर लग रही हैं। हे। लेकिन पहली रात मेरे पति की आवाज जो दरवाजा खटखटा रही थी बिल्कुल अलग थी। आरती जी, उस एक शब्द से मैं समझ गई, यह शादी सिर्फ एक सौदा नहीं थी, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को बदलने वाली एक शुरुआत थी। लेकिन मैं अभी तक नहीं जानती थी, उस रात जिसे मैं मंदबुद्धि समझ रही थी, वह पति असल में इस घर में सबसे ज्यादा दुखी इंसान था। और अब से मैं आपको उस दिन पर वापस ले चलती हूं जहां से यह सब शुरू हुआ और मैंने यह शादी क्यों चुनी। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, यह मुफ्त है। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप सुन रहे हैं या नहीं, और मैं आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों की कामना करूंगी। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक महीने पहले आरती अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठी थी। वह कंप्यूटर स्क्रीन देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। फोन फिर बजा। एक अनजान नंबर था। आरती ने फोन बंद कर दिया। ये कर्जदारों के फोन थे, दिन में दर्जनों बार आते थे। आरती जी, आप ठीक हैं? बगल की सीट पर बैठी सहकर्मी ने चिंता से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, आरती ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वह ठीक नहीं थी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले तक आरती की जिंदगी सामान्य थी। 27 साल की, एक सरकारी अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। सुबह काम पर जाना और शाम को घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन सब कुछ एक पल में बिखर गया। उसके पिता का व्यापार पूरी तरह से डूब गया था। उन पर 50 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। आरती बेटा, पापा को माफ कर दो। पिता लिविंग रूम के फर्श पर बैठकर रो रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। आरती ने उन्हें सहारा दिया। कोई बात नहीं पापा, हम मिलकर चुका देंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। 50 करोड़, यह इतनी बड़ी रकम थी कि पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं चुकाई जा सकती थी। ऊपर से मां भी बीमार पड़ गईं। उन्हें एक दुर्लभ बीमारी थी। लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और इलाज का खर्च बढ़ता ही जा रहा था। हर महीने लाखों का बिल आता था। आरती रात में अपनी बैंक पासबुक देखती थी। बैलेंस लगातार कम हो रहा था। कर्जदार घर आने लगे। पैसे दो, पैसे दो। वे जोर जोर से दरवाजा पीटते थे। आरती घर में घुस भी नहीं पाती थी। वह गली के कोने में छिपकर इंतजार करती और उनके जाने के बाद ही अंदर जाती। पिता धीरे धीरे खामोश हो गए। वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहते। खाना भी लगभग छोड़ दिया था। आरती उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर बस उनकी सांसों की आवाज सुनती, यह पक्का करने के लिए कि वह जिंदा हैं। काम के बाद आरती अस्पताल के पीछे एक बेंच पर बैठ गई। घर जाने का मन नहीं था। उसे पता था कि कर्जदार फिर इंतजार कर रहे होंगे। आरती ने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था। आरती जी, एक शांत और गंभीर आवाज सुनाई दी। आरती ने मुड़कर देखा तो एक सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मैं सूरज दीवान हूं। उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। आरती ने कार्ड लिया। सूरज दीवान, अस्पताल ट्रस्ट के चेयरमैन। उसके हाथ कांपने लगे। जी कहिए, आरती की आवाज में घबराहट थी। हम कहीं और बात कर सकते हैं, सूरज दीवान ने कहा। दोनों अस्पताल के पास एक शांत कैफे में चले गए। वे खिड़की के पास एक दूसरे के सामने बैठ गए। सूरज दीवान ने कॉफी का एक घूंट लिया और बोलना शुरू किया। आरती जी, मैं आपके घर के हालात के बारे में जानता हूं। आरती का चेहरा सख्त हो गया। कैसे? मैं इस ट्रस्ट का चेयरमैन हूं। मैं अपने कर्मचारियों के हालात पर नजर रखता हूं। सूरज दीवान की आवाज भारी नहीं बल्कि नरम थी। लेकिन आरती तनाव में आ गई। उसने अपनी कमर सीधी कर ली। मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूं, सूरज दीवान ने कहा। 50 करोड़ का कर्ज और आपकी मां के इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। आरती की आंखें फैल गईं। उसकी सांसें रुक सी गईं। लेकिन एक शर्त है। सूरज दीवान कुछ पल रुके। उनकी नजरें सीधे आरती पर थीं। आपको मेरे बेटे से शादी करनी होगी। आरती को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शादी? हाँ, यह एक औपचारिक शादी होगी। आपको बस 1 साल तक उसके साथ रहना होगा, सूरज दीवान ने समझाया। मेरे बेटे को एक दुर्घटना के बाद मानसिक स्थिरता की जरूरत है। डॉक्टरों का मानना है कि शादीशुदा जिंदगी से उसे स्थिरता मिल सकती है। आरती कुछ बोल नहीं पाई। उसके होंठ सूख गए थे। एक दिन सोच लीजिए। सूरज दीवान उठ खड़े हुए। मैं कल इसी समय आपसे फिर संपर्क करूंगा।
वह चुपचाप कैफे से चले गए। आरती वहीं बैठी रही। उसने ठंडे कॉफी कप को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। उस रात आरती सो नहीं पाई। वह छत को घूरते हुए सोचती रही। शादी, अमीर का बेटा, 1 साल, 50 करोड़, मां, ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। सुबह 5 बजे आरती ने फैसला कर लिया, मुझे मां को बचाना है। उसने आंखें बंद कर लीं। आंसुओं से तकिया भीग गया। अगली शाम आरती ने सूरज दीवान को फोन किया। क्या आपने फैसला कर लिया? सूरज दीवान की आवाज आई। मैं तैयार हूं। आरती की आवाज कांप नहीं रही थी, वह दृढ़ थी। शुक्रिया। क्या आप कल शाम 6 बजे हमारे घर आ सकती हैं? मैं आपको अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूं। ठीक है। फोन कट गया। आरती ने फोन नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखा। सड़कों पर बत्तियां जलने लगी थीं। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। अगली शाम 6 बजे आरती टैक्सी से मुंबई के एक आलीशान बंगले के सामने पहुंची। ऊंची दीवारें और लोहे का गेट था। गार्ड ने पहचान पूछने के बाद गेट खोला। आरती लंबे रास्ते पर चलने लगी। दोनों तरफ बगीचे में करीने से पौधे लगे थे। बंगला उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। 3 मंजिला मॉडर्न इमारत। दरवाजे पर सूरज दीवान इंतजार कर रहे थे। आप आ गईं, अंदर आइए। आरती सावधानी से बंगले के अंदर दाखिल हुई। एक बड़ा सा लिविंग रूम नजर आया। ऊंची छत और शानदार झूमर थे। सोफे पर एक महिला बैठी थी जो लगभग 50-55 साल की लग रही थी। मिलिए, यह मेरी पत्नी है, सरिता। सरिता उठी और आरती को सिर झुकाकर नमस्कार किया। नमस्ते। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। नमस्ते, आरती ने भी जवाब दिया। सरिता ने आरती को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में दया का भाव था। रोहन ऊपर है, मैं उसे लेकर आता हूं। सूरज दीवान सीढ़ियों से ऊपर चले गए। आरती और सरिता लिविंग रूम में अकेली रह गईं। आप घबराई हुई लग रही हैं, सरिता ने नरमी से पूछा। जी, थोड़ा, आरती ने ईमानदारी से जवाब दिया। रोहन एक अच्छा लड़का है। सरिता की आवाज में उदासी थी। 3 साल पहले हुए हादसे ने उसे बहुत बदल दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत अच्छा है। आरती ने सिर हिलाया। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। आरती ने सिर उठाया। सूरज दीवान नीचे आ रहे थे। उनके पीछे एक नौजवान धीरे धीरे उतर रहा था। वह रोहन था। आरती की सांसें थम गईं। रोहन लंबा और दिखने में सुंदर था। उसने काली स्वेटर और जीन्स पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव किसी बच्चे की तरह थे। आंखों में मासूमियत थी। रोहन, इनसे मिलो, सूरज दीवान ने अपने बेटे से कहा। रोहन ने आरती को देखकर खुशी से मुस्कुराया। नमस्ते दीदी। आरती का दिल डूब गया। दीदी, उसने मुझे दीदी कहा। सरिता ने एक गहरी सांस ली। रोहन, यह तुम्हारी होने वाली पत्नी है। रोहन ने हैरानी से सिर हिलाया। पत्नी क्या होती है? जिससे शादी होती है, सूरज दीवान ने समझाया। तो क्या हम साथ रहेंगे? हाँ, हम साथ रहेंगे। रोहन ने फिर आरती की तरफ देखा। दीदी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। आरती ने कांपते हाथों से हाथ मिलाया। रोहन का हाथ गर्म था। आपसे भी, आरती ने धीरे से कहा। सूरज दीवान ने एक फाइल निकाली। वादे के मुताबिक आपकी मां के अस्पताल का खर्च आज से ट्रस्ट देखेगा। आरती ने कांपते हाथों से फाइल ली। 50 करोड़ का कर्ज भी 1 हफ्ते में चुका दिया जाएगा और 1 हफ्ते बाद शादी होगी। ठीक है। आरती ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। रोहन, आरती जी को दरवाजे तक छोड़ आओ, सूरज दीवान ने कहा। जी। रोहन खुशी खुशी आरती के साथ बाहर आया। दरवाजे पर रोहन ने आरती को देखा। दीदी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आरती ने उसकी मासूम आंखों में देखा। दिल में एक दर्द सा उठा। हाँ, हम दोस्त हैं। वाह, रोहन खुशी से मुस्कुराया। आरती बंगले से बाहर निकली। रास्ते पर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। रोहन दरवाजे पर खड़ा हाथ हिला रहा था। आरती ने भी हाथ हिलाया। टैक्सी में घर लौटते हुए आरती ने बाहर देखा। मुंबई की रात की रोशनी फैली हुई थी। 1 हफ्ते बाद शादी थी और उसे उस आदमी के साथ 1 साल रहना था। आरती ने आंखें बंद कर लीं। क्या यह सही फैसला है? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और आरती नहीं जानती थी यह शादी उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। 1 हफ्ता बीत गया। शादी का दिन आ गया। आरती ने अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। सहकर्मी अचानक शादी की खबर सुनकर हैरान थे। आरती, बधाई हो। लेकिन इतनी जल्दी? माफ करना, बस फैसला जल्दी हो गया, आरती ने अपना सामान समेटते हुए कहा। बगल की सहकर्मी ने उसका हाथ पकड़ा। खुश रहना।
शुक्रिया। आरती धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में बोझ था। सामान पैक करने के बाद आरती अस्पताल के गलियारे में चली। वह यहां 5 साल से काम कर रही थी। जाना पहचाना गलियारा आज अजनबी लग रहा था। उसे एक आखिरी जगह जाना था। आरती आईसीयू के सामने खड़ी हुई। नर्स से इजाजत लेकर अंदर गई। मां बिस्तर पर लेटी थीं, आंखें बंद थीं और सांस लेने के लिए मशीन लगी थी। आरती मां के पास बैठ गई। उसने उनका ठंडा हाथ पकड़ा। मां, मैं शादी कर रही हूं। आरती की आवाज कांप रही थी। एक अच्छे इंसान से। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सांस लेने की मशीन की आवाज आ रही थी। सारा कर्ज भी उतर गया है, अस्पताल के बिल की भी चिंता नहीं है। आरती की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, आपको बस ठीक होना है, जरूर उठना, आपको मेरी शादी देखनी है। वह बहुत देर तक मां का हाथ पकड़े बैठी रही। दोपहर 2 बजे एक छोटा सा मैरिज हॉल। मेहमान ज्यादा नहीं थे। दूल्हे की तरफ से सूरज दीवान और उनकी पत्नी और कुछ रिश्तेदार थे। दुल्हन की तरफ से सिर्फ उसके पिता बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों में अपराधबोध भरा था। तैयार होने के कमरे में आरती ने शादी का जोड़ा पहनकर आईने में देखा। सफेद लहंगा चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैडम, आप ठीक हैं? आप बहुत गंभीर लग रही हैं, वेडिंग प्लानर ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, आरती ने जबरदस्ती मुस्कुराया। दरवाजे पर पिता इंतजार कर रहे थे। आरती, उनकी आवाज कांप रही थी। मेरी वजह से, मेरी वजह से। आरती ने पिता का हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं पापा, यह मेरा फैसला है, मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। संगीत बज उठा। दरवाजा खुला। आरती पिता का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ता छोटा था, पर उसे अंतहीन लग रहा था। सामने रोहन खड़ा था। सूट में वह बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी बच्चों जैसे थे। आरती उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहन खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, आप सुंदर लग रही हैं। आसपास से हल्की हंसी की आवाज आई। आरती ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शादी शांति से हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वर, रोहन, क्या आप इस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? हाँ, रोहन ने जोर से जवाब दिया। उसकी ऊंची आवाज पर मेहमान फिर हंस पड़े। वधू, आरती, क्या आप इस पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? आरती ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ पल खामोशी रही। वधू, पंडित जी ने फिर पूछा। आरती ने आंखें बंद की और धीरे से मुंह खोला। जी। आवाज धीमी थी, पर हॉल में गूंज गई। अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए। रोहन ने माला उठाई। आरती को पहनाने की कोशिश में माला उसके हाथ से छूटकर गिर गई। ओह! रोहन घबराकर माला उठाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। यह देखकर आरती को दुख हुआ। कोई बात नहीं, उसने रोहन का हाथ पकड़ा, आराम से। रोहन ने सावधानी से माला पहनाई। इस बार सही से हो गया। आरती ने भी रोहन को माला पहनाई। उसका हाथ गर्म था। विदाई के बाद दोनों कार में बैठे। वे अपने नए घर जा रहे थे। सूरज दीवान ने एक अपार्टमेंट का इंतजाम किया था, मुंबई का एक लग्जरी अपार्टमेंट। कार में खामोशी थी। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। आरती भी चुपचाप बैठी थी। सिर्फ ड्राइवर के गाड़ी चलाने की आवाज आ रही थी। आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी। 30वीं मंजिल पर एक पेंट हाउस। लिफ्ट से ऊपर गए। दरवाजा खोलते ही एक बड़ा सा लिविंग रूम दिखाई दिया। फर्नीचर पहले से ही लगा हुआ था। खिड़की से मुंबई का रात का नजारा दिख रहा था और लिविंग रूम के बीच में एक बड़ा सा ग्रैंड पियानो रखा था, काले रंग का, चमकता हुआ। आरती ने पियानो को देखा। रोहन जूते उतारकर अंदर आया, लेकिन पियानो देखते ही वह ठिठक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दीदी, रोहन की आवाज कांप रही थी। वह डरावना है। आरती ने रोहन को देखा। वह पीछे हट रहा था। उसकी नजरें पियानो से नहीं हट रही थीं। डरो मत, कुछ नहीं है। आरती ने रोहन का हाथ पकड़ा। वहां मत जाओ। रोहन ने आरती का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं जाऊंगी। आरती रोहन को सोफे की तरफ ले गई। रोहन बार बार पियानो की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर था। दीदी, भूख लगी है। रोहन ने आरती को देखा। खाना खाना है। आरती किचन में गई। फ्रिज खोला तो वह खाने पीने की चीजों से भरा हुआ था। शायद सरिता जी ने पहले से तैयारी कर दी थी। आरती ने सादे नूडल्स बना लिए। अंडा और प्याज भी डाल दिया। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर नूडल्स खाने लगे।
रोहन जोर जोर से आवाज करते हुए खा रहा था। बहुत टेस्टी है। आरती ने चम्मच उठाया और फिर रख दिया। उसका गला रुंध गया था, कुछ भी नीचे नहीं उतर रहा था। दीदी, आप नहीं खा रही? रोहन ने चिंता से पूछा। खा रही हूं। आरती ने जबरदस्ती एक निवाला लिया। खाना खत्म करके जब वह बर्तन धो रही थी तो उसने घड़ी देखी। रात के 10 बज रहे थे। रोहन, अब नहाकर सो जाओ, आरती ने कहा। ठीक है। रोहन अपने कमरे में चला गया। आरती भी अपने कमरे में आ गई। उसने आरामदायक कपड़े पहने, नहाकर बिस्तर पर लेट गई। बहुत लंबा दिन था। आंखें बंद करते ही आंसू बहने लगे। वह बिना आवाज किए रोती रही। तकिया भीगता गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट। आरती ने आंसू पोंछे और उठी। कौन है? मैं हूं। मैं। रोहन की आवाज थी, लेकिन कुछ अलग थी। दिन वाली चंचल आवाज नहीं थी। आरती ने धीरे से दरवाजा खोला। रोहन गलियारे में खड़ा था। उसकी आंखों का भाव बिल्कुल बदल चुका था। अब वह बच्चा नहीं लग रहा था। आरती जी, रोहन ने उसका नाम लिया। दिन से बिल्कुल अलग, एक गहरी और शांत आवाज। आरती की सांसें रुक गईं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे कुछ बात करनी है, रोहन ने शांति से कहा। आरती ने उसे देखा। यह आदमी दिन वाला रोहन नहीं था। आखिर यह हो क्या रहा है और वह क्या कहना चाहता है? आरती ने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहन एक कदम आगे बढ़ा। आरती अनजाने में पीछे हट गई। डराने के लिए माफ चाहता हूं। रोहन रुक गया। लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आरती ने उसके चेहरे को देखा। दिन वाली मासूमियत गायब थी। अब उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। आप कौन हैं? आरती की आवाज कांप रही थी। मैं ही हूं, रोहन, उसने शांति से जवाब दिया। लेकिन मैं दिन वाला रोहन नहीं हूं। मैं वह हूं जो सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए जागता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। आरती ने सिर हिलाया। रोहन ने एक गहरी सांस ली। यह हादसे का असर है। दिन में मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। याददाश्त और सोचने की क्षमता एक बच्चे जैसी हो जाती है। उसकी आवाज सपाट थी। लेकिन रात में कभी कभी मैं अपने असली रूप में वापस आ जाता हूं, लगभग आधे से 1 घंटे के लिए। आरती ने दीवार का सहारा ले लिया। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। तो अभी हादसे से पहले वाला मैं जागा हुआ हूं, रोहन ने कहा। लेकिन मैं जल्द ही वापस चला जाऊंगा, इसलिए मुझे अभी बात करनी है। आरती ने धीरे से सिर हिलाया। उसके होंठ सूख गए थे। क्या आप बैठेंगी? आप खड़ी नहीं रह पाएंगी? रोहन ने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया। दोनों सोफे पर बैठ गए। रोहन ने आरती से थोड़ी दूरी बनाकर रखी। मैं जानता हूं कि यह शादी एक शर्त पर हुई है, रोहन ने बात शुरू की। मेरे माता पिता ने आपको क्या प्रस्ताव दिया, यह भी मुझे पता है। आरती चुप रही। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे खेद है आपको इस स्थिति में लाने के लिए। रोहन की आंखों में माफी का भाव था। लेकिन यह फैसला मेरा नहीं था, यह मेरे माता पिता का था। मैं जानती हूं, आरती ने धीरे से जवाब दिया। मैं भी अपनी मर्जी से यहां आई हूं। रोहन ने उसे देखा। दोनों की नजरें मिलीं। आप कोई बोझ महसूस मत कीजिएगा, रोहन ने कहा। बस 1 साल साथ रह लीजिए, मैं भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आरती उसकी बातें सुनकर उलझन में थी। अगर दिन वाला मैं आपको परेशान करे तो कृपया समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे सच में कुछ याद नहीं रहता। आरती ने सिर हिलाया। उसका गला रूंधा हुआ था। और एक बात, रोहन की आवाज धीमी हो गई। मेरे रात में जागने के बारे में मेरे माता पिता को भी अक्सर पता नहीं चलता। तो मतलब यह बात राज रखनी है? आरती ने पूछा। हाँ, अगर उन्हें पता चलेगा तो वे चिंता करेंगे। रोहन अपनी उंगलियों से सोफे के हत्थे पर टक टक करने लगा। यह एक अनैच्छिक क्रिया लग रही थी, एक निश्चित लय में। हादसे से पहले आप क्या करते थे? आरती ने सावधानी से पूछा। मैं एक पियानिस्ट था, रोहन ने जवाब दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी जीती थी 5 साल पहले। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। मैं रोज 10 घंटे अभ्यास करता था। पियानो ही मेरी दुनिया थी। आरती उसकी उंगलियों को देख रही थी। लय बहुत सुंदर थी। मैं एक कॉन्सर्ट हॉल में सोलो परफॉर्मेंस दे रहा था, रोहन ने आगे कहा। मैं शोपें की धुन बजा रहा था, तभी आग लग गई। उसकी आवाज कांप रही थी। लोग घबरा गए। वे बाहर निकलने के लिए भागने लगे। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। मैं मंच से उतरा और लोगों को बाहर निकालने में मदद करने लगा, एक एक करके, धीरे धीरे। आरती सांस रोके सुन रही थी। मैं आखिर तक वहीं रहा, यह देखने के लिए कि सब निकल गए हैं या नहीं। रोहन के हाथ कांप रहे थे। तभी छत का एक हिस्सा गिर गया, मेरे सिर पर लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा। उसके बाद
मैं 3 महीने बाद अस्पताल में जागा। आरती की आंखों में आंसू आ गए। जब मैं जागा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, रोहन ने कहा। न मेरा नाम, न मेरे माता पिता, न पियानो। उसकी आवाज भर्रा गई। आज भी दिन में वैसा ही रहता है, एक 6 साल के बच्चे जैसा। आरती ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। लेकिन रात में, हाँ, रात में कभी कभी मेरी याददाश्त वापस आ जाती है। रोहन ने आरती का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं रहती। 1 घंटे में सब फिर से धुंधला हो जाता है। आपको डर नहीं लगता? आरती ने पूछा। रोहन ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया। लगता है। हर बार जब मैं गायब होता हूं तो डर लगता है कि कहीं इस बार हमेशा के लिए न चला जाऊं। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, यही मेरी हकीकत है। आरती ने उसे देखा। यह इंसान भी बहुत दुखी है। पहली बार उसे ऐसा लगा। लिविंग रूम में पियानो है, आरती ने धीरे से कहा। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। वह मेरे माता पिता ने रखा है, उसने कहा, ताकि मैं फिर से बजाऊं। क्या आप बजा सकते हैं? नहीं, रोहन ने सिर हिलाया। मुझे पियानो से डर लगता है। उसे देखकर मुझे आग याद आती है। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे हाथ याद रखते हैं। ये उंगलियां जानती हैं कि उन्हें कैसे हिलना है। रोहन ने अपने हाथों को देखा, लेकिन मेरा दिमाग साथ नहीं देता। डर बहुत था। डर को आग के साथ रहे थे और खास में कंपला ज्यादा है। आरती को दुख हुआ। क्या दिन में भी आपको पियानो से डर लगता है? हाँ, दिन वाला मैं यह भी नहीं जानता कि क्यों, बस डरता है। रोहन ने एक उदास मुस्कान दी। आरती जी, अगर आप दिन में कभी मुझे उंगलियों से कुछ बजाते हुए देखें, रोहन ने कहा, तो वह यही धुन होती है। रोहन ने फिर से सोफे के हत्थे पर टक टक किया। यह अनजाने में होता है, दिन में भी और रात में भी। आरती ने उस लय को सुना। वह बहुत सुंदर थी। शरीर याद रखता है, रोहन ने कहा। आरती ने रोहन के हाथों को देखा। लंबी उंगलियां, एक पियानिस्ट के हाथ। आग लगने के दिन रोहन ने अचानक कहा, मुझे किसी का चेहरा धुंधला सा याद आता है। किसका? पता नहीं, बस एक एहसास है। रोहन ने अपना माथा छुआ। मंच के पीछे कोई था, शायद रो रहा था। आरती ने सांस रोक ली। लेकिन मुझे यकीन नहीं है, यादें टुकड़ों में हैं। रोहन उठ खड़ा हुआ। वह लड़खड़ाया। आरती जल्दी से उठी और उसे सहला दिया। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। रोहन ने अपना माथा पकड़ा। सिर चकरा रहा है। लगता है अब वापस जाने का समय हो गया। वह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चला। आरती उसके पीछे गई। आप अकेले ठीक रहेंगे? हाँ, ठीक हूं। रोहन ने दरवाजा खोला। कल सुबह, मुझे आज रात की कोई बात याद नहीं रहेगी। उसने आरती को देखा। तो ज्यादा हैरान मत होइएगा, दिन वाला मैं सच में कुछ नहीं जानता। ठीक है, आरती ने सिर हिलाया। रोहन कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने एक बार फिर आरती को देखा। शुभ रात्रि। आपकी भी। दरवाजा बंद हो गया। आरती बहुत देर तक उस दरवाजे के सामने खड़ी रही। उसका दिल भारी था। अपने कमरे में आकर वह बिस्तर पर लेट गई। वह छत को देखते हुए सोचने लगी। रोहन, वह 2 इंसान था। दिन में एक मासूम बच्चा और रात में एक घायल कलाकार। आरती ने आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह खिड़की से धूप आ रही थी। आरती किचन में नाश्ता बना रही थी। वह अंडे का ऑमलेट बना रही थी। दीदी, एक चंचल आवाज आई। रोहन लिविंग रूम में आ गया था। सुप्रभात। आरती ने मुड़कर देखा। रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। पिछली रात वाला शांत चेहरा कहीं नहीं था। सुप्रभात, आरती ने जवाब दिया। भूख लगी है? क्या बन रहा है? रोहन किचन में आ गया। तुम्हारे लिए ऑमलेट। वाह, मुझे अंडा बहुत पसंद है। रोहन खुशी से ताली बजाने लगा। आरती उसे देखकर उदास हो गई। इसे सच में कुछ याद नहीं है। पिछली रात की बातें, वह उदास आंखें सब गायब हो चुकी थीं। दीदी, साथ में खाते हैं? रोहन डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हाँ, साथ में। आरती प्लेट लेकर आई। दोनों आमने सामने बैठकर नाश्ता करने लगे। रोहन खाते खाते अपनी उंगलियों से टेबल पर टक टक करने लगा। वही लय, पिछली रात वाली धुन। आरती ने उसकी उंगलियों को देखा। शरीर को याद था, भले ही दिमाग भूल गया हो। नाश्ता खत्म करके रोहन टीवी देखने चला गया। आरती बर्तन धोते हुए सोचने लगी, यही अगले 1 साल तक मेरी जिंदगी होगी। दिन में बच्चे जैसे रोहन की देखभाल करना और रात में कभी कभी असली रोहन से मिलना। ऐसे ही दिन गुजारने होंगे। फोन बजा। सरिता जी का फोन था। हेलो आरती जी, मैं सरिता बोल रही हूं। जी नमस्ते। पिछली रात ठीक से गुजरी? सरिता की आवाज में चिंता थी।
आरती ने लिविंग रूम की तरफ देखा। रोहन टीवी देखकर हंस रहा था। जी सब ठीक था। रोहन ने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, वह बहुत अच्छा था, आरती ने धीरे से जवाब दिया। चलो अच्छा है, कुछ भी जरूरत हो तो बताना। जी शुक्रिया। फोन रखकर आरती ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था, लेकिन आरती नहीं जानती थी रोहन जिस नाम मीनू को बार बार बुदबुदा रहा था वह कौन था। और वह इंसान पहले से ही इस घर पर नजर रखे हुए था और जल्द ही आरती से मिलने वाला था। शादी को 2 हफ्ते बीत गए। आरती को सुबह सुबह रोहन के साथ नाश्ता करने की आदत हो गई थी। रोहन हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था, लगातार बातें करता रहता था। आरती कभी कभी थक जाती थी, लेकिन जब रोहन मुस्कुराता तो उसका दिल पिघल जाता। दीदी मेरे बालों में हाथ फेरो ना। एक दिन रोहन ने आरती की गोद में सिर रख दिया। आरती कुछ देर झिझकी, फिर उसके बालों को सहलाने लगी। अच्छा लग रहा है। रोहन ने आंखें बंद करके मुस्कुराया। आरती को अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई। वह अनजाने में उससे जुड़ती जा रही थी। एक दोपहर सरिता जी अपार्टमेंट में आई। आरती जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं आंटी जी। दोनों सोफे पर बैठ गईं। रोहन अपने कमरे में टीवी देख रहा था। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? सरिता जी की आंखों में गर्मजोशी थी। शुरू में थोड़ी हुई थी, लेकिन रोहन इतना मासूम है कि उस पर गुस्सा नहीं आता, आरती ने धीरे धीरे कहा। सरिता ने आरती का हाथ पकड़ा। शुक्रिया रोहन का ध्यान रखने के लिए। तभी रोहन कमरे से बाहर आया। मां, तीनों ने साथ में चाय पी। रोहन टेबल पर अपनी उंगलियों से टक टक कर रहा था, वही लय। सरिता ने उसके हाथ को देखा, उनकी आंखें भर आईं। अभी भी बजाता है। सरिता ने धीरे से कहा, यह शोपें की धुन है, रोहन की पसंदीदा। आरती ने रोहन की उंगलियों को देखा। हादसे के बाद भी यह जारी है। शरीर को याद है सरिता की आवाज कांप रही थी। आरती को दुख हुआ। उसी पल अनजाने में उसकी उंगलियां भी हिलने लगीं। वह भी टेबल पर टक टक कर रही थी, रोहन वाली ही धुन। अरे, सरिता ने हैरानी से देखा। आप भी? ओह माफ कीजिए, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं, साथ रहते रहते ऐसा हो जाता है, सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा। सरिता के जाने के बाद आरती अकेले सोचने लगी। मैं भी रोहन की धुन बजा रही थी। उस रात आरती बिस्तर पर लेटी थी। घड़ी में सुबह के 2 बज रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। तभी आ एक चीख सुनाई दी। आरती उछलकर उठ बैठी। आवाज रोहन के कमरे से आ रही थी। आरती जल्दी से उठी और रोहन के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खोला। रोहन फर्श पर गिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे दौरे पड़ रहे थे। आग आग, रोहन चिल्लाया। मीनू सब बाहर निकलो। आरती जम सी गई। जल रहा है, जल रहा है। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था, पसीना बह रहा था। आरती घुटनों के बल बैठकर रोहन के पास गई। रोहन ठीक हो जाओ, उसके हाथ कांप रहे थे। मीनू तुम कहां हो, जवाब दो, रोहन चिल्लाता रहा। आरती ने रोहन को गले लगा लिया कसकर। सब ठीक है, यहां सब सुरक्षित है, कोई आग नहीं है, सब ठीक है। आरती की आवाज कांप रही थी। रोहन का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। मैं यहां क्या कर रहा हूं? रोहन ने आसपास देखा। तुम सपना देख रहे थे, एक डरावना सपना। आरती ने रोहन को गले लगाए रखा। अब सब ठीक है दीदी, मुझे डर लग रहा था। रोहन ने आरती को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता है, अब सब ठीक है, मैं यही हूं। आरती ने रोहन का सिर सहलाया। रोहन ने आरती के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। वह धीरे धीरे सिसक रहा था। आरती ने उसे कसकर पकड़ लिया। दिल में दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद रोहन शांत हो गया। आरती ने उसे बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया। दीदी जाना मत। रोहन ने आरती का हाथ पकड़ लिया। नहीं जाऊंगी, मैं यही हूं। आरती बिस्तर के पास बैठ गई। उसने रोहन का हाथ पकड़े रखा। रोहन धीरे धीरे सो गया। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। आरती ने उसके चेहरे को देखा। सोते हुए वह शांत लग रहा था, लेकिन माथे पर अभी भी पसीना था। आरती ने तौलिए से पसीना पोंछा। मीनू, आरती ने धीरे से कहा। रोहन बार बार यही नाम ले रहा था। आखिर यह कौन था? अगली सुबह रोहन को कुछ भी याद नहीं था। दीदी सुप्रभात, वह मुस्कुराते हुए बोला। आरती उसे देखकर उलझन में थी। उस शाम अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास एक आदमी खड़ा था, लगभग 30-32 साल का। वह 30वीं मंजिल की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। वह धीरे से बुदबुदाया,
रोहन, मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। उस आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। वह मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन आरती नहीं जानती थी, कोई इस अपार्टमेंट पर नजर रख रहा था और जल्द ही सारा सच सामने आने वाला था। कुछ दिन बीत गए। आरती को घर के कामों की आदत हो रही थी। एक दोपहर आरती ने घर की सफाई करने का फैसला किया। वह रोहन के कमरे में गई। वह धूल साफ कर रही थी। डेस्क साफ करते हुए उसने एक दराज खोला। अंदर संगीत की एक पुरानी शीट रखी थी। आरती ने उसे सावधानी से निकाला। कवर पुराना हो चुका था, कोने जले हुए थे, आग के निशान थे। शॉपें नॉकटर्न नंबर 20 कवर पर लिखा था। शीट पलटते हुए आरती का हाथ रुक गया। अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा फांसा हुआ था। आरती ने उसे निकाला। मीनू के लिए, मेरा संगीत सुंदर है, कभी हार मत मानना, तुम एक बेहतरीन पियानिस्ट हो। रोहन। आरती की सांसें थम गईं। मीनू। रोहन बार बार यही नाम लेता था। यह रोहन ने मीनू के लिए लिखा था। आरती ने कागज फिर से पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। आरती ने संगीत की शीट वापस रख दी, लेकिन कागज का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया। रात गहरी हो गई थी। आरती अपने कमरे में लेटी थी। उसने कागज निकालकर फिर से पढ़ा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट। आरती उठी और दरवाजा खोला। रोहन खड़ा था। उसकी आंखें बदली हुई थीं। रात वाला। रोहन। आरती जी, अंदर आइए। दोनों लिविंग रूम में गए। सोफे पर आमने सामने बैठ गए। आज यादें और भी साफ हैं, रोहन ने कहा। कैसी यादें? आरती ने पूछा। मीनू के बारे में। रोहन की आवाज धीमी हो गई। आरती ने सांस रोक ली। मीनू मेरा दोस्त था, रोहन ने धीरे धीरे बताया। हम एक ही संगीत कॉलेज में थे, पियानो बजाते थे। आरती सिर हिलाकर सुन रही थी। मीनू बहुत मेहनती था, वह मुझसे कहीं ज्यादा अभ्यास करता था। रोहन की आंखें उदास हो गईं, लेकिन लोग मुझे थेंसा कहते थे। जहां मीनू 10 घंटे मेहनत करता, मैं 5 घंटे में उससे अच्छा बजा लेता था। यह मुश्किल रहा होगा, आरती ने कहा। मुश्किल तो मीनू के लिए था। उसे लगा होगा कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, एक दीवार है जिसे वह पार नहीं कर सकता। रोहन ने सिर हिलाया। फिर भी मीनू ने हार नहीं मानी। वह अभ्यास करता रहा। मुझे उस पर गर्व था, इसीलिए आपने उसे प्रोत्साहित किया, आरती ने कहा। रोहन ने आरती को देखा। आपको कैसे पता? आज कमरा साफ करते हुए मुझे संगीत की शीट मिली थी। आरती ने कागज का टुकड़ा निकाला। और यह भी। रोहन ने कागज लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह मैंने लिखा था। उसने कागज पढ़ा। उसकी आंखें नम हो गईं। मीनू एक अच्छा दोस्त था, रोहन ने कहा। आग लगने वाले दिन सुबह। रोहन रुका। मीनू का फोन आया था। आरती ध्यान से सुनने लगी। उसकी आवाज अजीब थी, कांप रही थी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, आज मिलना बहुत जरूरी है, मैं मंच के पीछे इंतजार करूंगा। उसकी आवाज धीमी हो गई। उस समय मीनू की आवाज में कुछ और भी था। क्या? आरती ने पूछा। पता नहीं, अब सोचता हूं तो। रोहन ने अपना माथा पकड़ा। शायद गुस्सा था। आरती का दिल धड़कने लगा। और आग लगने के दिन मैंने मीनू को मंच के पीछे देखा। वह रो रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। आरती ने सांस रोक ली। मीनू का चेहरा बार बार याद आता है। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। रोहन ने धीरे से कहा, उसके बाद मैंने मीनू को नहीं देखा। अस्पताल में जागने के बाद मैंने माता पिता से पूछा, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। रोहन की आवाज कांप रही थी। आरती ने रोहन का हाथ पकड़ा। ज्यादा मत सोचिए, अभी आराम कीजिए। रोहन ने आरती को देखा। आंखों में कृतज्ञता थी। शुक्रिया कि आप यहां हैं। अकेले यह सब सहना बहुत मुश्किल होता। रोहन धीरे से मुस्कुराया। आरती का दिल पिघल गया। थोड़ी देर बाद रोहन को चक्कर आने लगे। लगता है अब जाना होगा, आराम से जाइए। रोहन अपने कमरे में चला गया। आरती लिविंग रूम में अकेली रह गई। अगली सुबह आरती सुपरमार्केट गई। सामान खरीद कर लौट रही थी। अपार्टमेंट के गेट पर उसकी टक्कर एक आदमी से हुई। वही 30-32 साल का आदमी। वह अपार्टमेंट को देख रहा था। आरती आगे बढ़ने लगी तो आदमी ने उसे रोका। सुनिए, क्या आप इसी अपार्टमेंट में रहती हैं? आरती रुक गई। जी, 30वीं मंजिल पर मेरे एक जानने वाले रहते हैं। क्या आप रोहन को जानती हैं? आरती का दिल धक से रह गया। आप कौन हैं? आरती ने सावधानी से पूछा। आदमी कुछ देर झिझका, फिर बोला, मेरा नाम करण है। आरती की सांसें रुक गईं। करण, रोहन जिसे बार बार ढूंढ रहा था, वही आदमी।
और वह आज आरती के सामने खड़ा था। आखिर वह यहां क्यों आया है? आरती ने करण को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। आप रोहन को कैसे जानते हैं? आरती ने धीरे से पूछा। हम दोस्त थे, एक ही संगीत कॉलेज में, करण ने धीरे से जवाब दिया। आरती का दिल धड़कने लगा। मैं रोहन से मिलना चाहता हूं, 3 साल हो गए, मिलना बहुत जरूरी है, करण ने विनती भरी आंखों से कहा। आरती झिझकी। 1 मिनट। आरती ने फोन निकाला। उसने सरिता जी को फोन किया। हेलो आरती जी। आंटी जी, क्या आप करण नाम के किसी को जानती हैं? फोन पर खामोशी छा गई। तुमने यह नाम कहां सुना? सरिता जी की आवाज ठंडी पड़ गई। वह अभी अपार्टमेंट के बाहर हैं, रोहन से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, सरिता जी ने सख्ती से कहा। उस आदमी के पास मत जाना और रोहन को तो बिल्कुल मत मिलने देना। क्यों? मैंने सुना है कि आग लगने के दिन वह पहले भाग गया था। रोहन को अकेला छोड़कर सरिता जी की आवाज कांप रही थी। 3 साल तक कोई खबर नहीं, अब अचानक क्या करने आया है? अभी के लिए उसे भेज दो। फोन कट गया। आरती ने करण को देखा। माफ कीजिए, आप नहीं मिल सकते, प्लीज बस 5 मिनट। करण एक कदम आगे बढ़ा। आरती पीछे हट गई। मैंने कहा ना, नहीं। करण का चेहरा बिगड़ गया। आरती मुड़ने लगी तो करण बोला, मेरी वजह से हुआ है, रोहन की यह हालत मेरी वजह से हुई है। आरती के कदम रुक गए। क्या मतलब? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। माफ कीजिए, वह धीरे से बोला और मुड़ गया। आरती ने उसकी पीठ को देखा, उसके कंधे झुके हुए थे। आरती अपार्टमेंट के अंदर चली गई। मेरी वजह से हुआ है, करण के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कुछ दिन बीत गए। आरती जब भी सुपरमार्केट जाती तो आसपास देखती। उसे डर था कि करण फिर से ना आ जाए। एक दोपहर आरती एक कैफे में कॉफी पी रही थी। उसे अकेले समय की जरूरत थी। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया। माफ कीजिए, क्या मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूं? आरती ने सिर उठाया। करण था। बस 10 मिनट प्लीज। करण की आंखों में बहुत विनती थी। बैठिए। करण सामने बैठ गया। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, अपनी उंगलियों से टेबल पर टक टक कर रहा था। एक निश्चित लय। आरती ने उस लय को पहचान लिया। रोहन वाली धुन, शोपें की नॉकटर्न। अनजाने में आरती की उंगलियां भी हिलने लगीं। वह भी टेबल पर वैसी ही धुन बजाने लगी। करण का चेहरा सख्त हो गया। आप यह धुन कैसे जानती हैं? उसने आरती के हाथ को देखा। आरती चौंक कर रुक गई। रोहन अक्सर बजाता है, अनजाने में मुझे भी आदत हो गई। करण का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन अभी भी वह धुन बजाता है। उसकी आवाज कांप रही थी। शरीर को याद है शायद, आरती ने जवाब दिया। करण ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। 3 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं ठीक से रहा हूं। करण ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। आरती ने सांस रोक ली। आग लगने के दिन मैं मंच के पीछे था। मैं प्रतियोगिता हार गया था, रोहन जीत गया था। करण ने धीरे से कहा। उस दिन रोहन का जीत का जश्न था। मैं दर्शकों में नहीं बैठ सकता था। मैं मंच के पीछे चला गया। करण ने आंखें बंद कर लीं। और फिर? आरती ने पूछा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। मैं वजह नहीं बता सकता। अगर बताऊंगा तो रोहन के लिए और बुरा हो सकता है। करण ने सीधे आरती को देखा। आरती की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। करण उठ खड़ा हुआ। रोहन से दूर हो जाइए, यह खतरनाक है। अगर सच सामने आया तो आपको भी चोट पहुंच सकती है, उसने आरती से कहा। कैसा सच? आरती भी उठ खड़ी हुई। अभी नहीं बता सकता, अपना ध्यान रखिएगा आरती जी। करण मुड़ा और कैफे से बाहर चला गया। आरती वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। जब वह घर लौटी तो रोहन दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। दीदी, देर हो गई। मैं चिंता कर रहा था। माफ करना, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कुराहट असली नहीं थी। रात हो गई। आरती बिस्तर पर लेटी सोच रही थी। करण की बातें मेरी वजह से हुआ है, यह खतरनाक है। अगर सच सामने आया तो आपको भी चोट पहुंच सकती है। आखिर हुआ क्या था? आरती ने आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं आ रही थी। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई। आरती उठी और खिड़की के पास गई। नीचे देखा। अपार्टमेंट के गेट पर कोई खड़ा था। अंधेरे की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आरती जानती थी वह करण था। वह 30वीं मंजिल की तरफ देख रहा था। बहुत देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मुड़ गया। आरती का दिल भारी हो गया। रोहन और करण के बीच का छिपा हुआ सच क्या था? कुछ दिन बीत गए।
करण की चेतावनी के बाद आरती बेचैन थी। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखने लगी। रोहन अभी भी दिन में बच्चा ही था। एक शाम उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। मिलना बहुत जरूरी है, आज रात 8 बजे छत पर आइएगा, अकेले, रोहन को पता न चले, करण। आरती ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे करण की बेबसी महसूस हो रही थी। आरती ने घड़ी देखी, 7:30 बज रहे थे। रोहन, मैं जरा छत पर जाकर आती हूं। क्यों, मैं भी चलूं? नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी हवा खाने, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। रात 8 बजे आरती ने छत का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका आया। मुंबई का रात का नजारा सामने था। छत के कोने में कोई खड़ा था। करण, आप आ गई? करण मुड़ा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में घबराहट थी। क्या बात है? आरती ने धीरे से पूछा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। क्या रोहन को उस रात के बारे में कुछ याद है? करण ने कांपती आवाज में पूछा। आरती झिझकी। अभी तक उसे सब कुछ याद नहीं है। करण ने राहत की सांस ली। अच्छा है। क्यों? उसे बिल्कुल याद नहीं आना चाहिए। करण की आवाज ऊंची हो गई। अगर रोहन को सच पता चल गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आरती एक कदम पीछे हट गई। करण की आंखें अजीब लग रही थीं। तुमने रोहन को कुछ नहीं बताया, है ना? नहीं बताया। सच में? करण आगे बढ़ा। आरती पीछे हटती रही। उसकी पीठ रेलिंग से जा लगी। सच में कुछ नहीं बताया। आरती की आवाज कांप रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। करण ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर रोहन को याद आ गया, अगर पुलिस आ गई तो मैं। उसकी सांसें तेज हो गईं। शांत हो जाइए, अभी किसी को कुछ नहीं पता, आरती ने कहा। नहीं, तुम जानती हो, करण चिल्लाया। तुम गवाह हो। आरती की सांसें रुक गईं। करण आरती की तरफ बढ़ा। आरती ने रेलिंग पकड़ ली। दूर रहो, आरती चिल्लाई। करण ने आरती का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आरती ने खुद को छुड़ाया। उसका शरीर रेलिंग की तरफ झुक गया। संतुलन बिगड़ गया। नहीं, आरती चिल्लाई। करण ने जल्दी से आरती का हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। हवा जोर से चल रही थी। नीचे की दुनिया धुंधली लग रही थी। बचाओ! आरती की चीख रात के आसमान में गूंज गई। तभी छत का दरवाजा जोर से खुला। आरती जी! रोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें अलग थीं। पूरी तरह से जागा हुआ रोहन दौड़ा। उसने आरती का हाथ खींचा, करण को धक्का दिया। आरती रेलिंग से दूर होकर रोहन की बाहों में गिर गई। ठीक हो? रोहन ने आरती को कसकर गले लगा लिया। हां, ठीक हूं, आरती ने कांपती आवाज में जवाब दिया। रोहन ने करण को देखा। करण फर्श पर बैठा था। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा रखा था। माफ कर दो, माफ कर दो, करण रो रहा था। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। करण में अपनी काछा था। रोहन धीरे धीरे करण के पास गया। करण, मत आओ, करण चिल्लाया। मेरे पास मत आओ, मैं एक राक्षस हूं। रोहन करण के सामने घुटनों के बल बैठ गया। करण, मैं हूं रोहन। करण ने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। मुझे पता है, रोहन ने कहा। मुझे सब याद है। करण का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात मंच के पीछे रोहन ने कहा, तुम फर्श पर बैठकर रो रहे थे। करण ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारे पास गया और पूछा कि क्या हुआ। तुमने चिल्लाया, चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। रोहन की आवाज धीमी हो गई। माफ कर दो, करण ने धीरे से कहा। मैं नहीं गया, मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। तभी तुम उछलकर उठे, मेरा हाथ झटक दिया और मुड़ते हुए मोमबत्ती का स्टैंड गिरा दिया। करण ने चेहरा उठाया। मैंने जानबूझकर किया था, करण ने कांपती आवाज में कहा। उस पल मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। एक ख्याल आया, अगर तुम नहीं होते तो। आरती सांस रोके सुन रही थी। मुझे मोमबत्ती का स्टैंड दिखा और पर्दा। मेरे हाथ खुद ब खुद चल गए। मैंने स्टैंड को पर्दे की तरफ धकेल दिया। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन चुप रहा। मैंने आग लगते हुए देखी। उसी पल मुझे होश आया। मैंने यह क्या कर दिया? मैंने सोचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करण ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। इसलिए तुम भाग गए? रोहन ने कहा। हां, मैं डर गया था। मुझे लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन मैं बस भाग गया, कायरों की तरह। करण की आवाज कांप रही थी। रोहन बहुत देर तक चुप रहा। सिर्फ हवा चल रही थी। करण, रोहन ने मुंह खोला। हां, तुम भी दुखी थे 3 साल तक,
अकेले उस बोझ के साथ जी रहे थे। रोहन की आवाज नरम थी। रोहन, मैंने जानबूझकर किया था, उस एक पल के लिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते थे कि इतना सब कुछ हो जाए, रोहन ने कहा। करण ने सिर हिलाया। यह कोई बहाना नहीं है, यह बहाना नहीं है। तुम भी शिकार हो ईर्ष्या और निराशा के। रोहन ने करण का कंधा पकड़ा। करण, मैं तुम्हें समझता हूं। जब तुम कितनी भी कोशिश कर लो और कुछ ना हो, तो उस निराशा को रोहन की आंखों में आंसू थे। करण फूट फूट कर रो पड़ा। रोहन, सब ठीक है, अब सब ठीक है। रोहन ने करण को गले लगा लिया। करण रोहन की बाहों में रोता रहा बहुत देर तक। आरती भी रो रही थी। कुछ देर बाद करण शांत हुआ। मुझे पुलिस के पास जाना होगा, मुझे सजा मिलनी चाहिए, करण ने कहा। तुम 3 साल से सजा भुगत रहे हो, रोहन ने कहा। करण, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें खुद को माफ करना होगा। रोहन ने करण को सीधे देखा। करण ने सिर झुका लिया। कैसे? धीरे धीरे, हर दिन, और अब भागना मत, रोहन ने कहा। ठीक है, करण ने सिर हिलाया। करण ने फिर से रोहन को गले लगाया। शुक्रिया, सच में शुक्रिया। तीनों छत से नीचे आए। दरवाजे पर करण रुक गया। मुझे बहुत खेद है, करण ने आरती से सिर झुकाकर कहा। कोई बात नहीं, अब अपना ध्यान रखिएगा, आरती ने कहा। करण ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। शुक्रिया। करण चला गया। आरती और रोहन घर के अंदर आए। लिविंग रूम के सोफे पर अगल बगल बैठ गए। आप डर गई थीं? रोहन ने पूछा। थोड़ा, आरती ने ईमानदारी से जवाब दिया। माफ कीजिएगा, मेरे दोस्त की वजह से। नहीं, कोई बात नहीं। आरती ने रोहन का हाथ पकड़ा। रोहन ने आरती को देखा। शुक्रिया कि आप यहां हैं। मैं भी, आरती मुस्कुराई। आप कब से पूरी तरह से जागे हुए हैं? आज सुबह से। जब मैं उठा तो मेरा सिर बिल्कुल साफ था और मुझे सब कुछ याद आ गया, रोहन ने जवाब दिया। यह तो बहुत अच्छी बात है। कल सुबह भी ऐसा ही होगा, यह पक्का नहीं है। मैं वापस जा सकता हूं, रोहन ने कहा। कोई बात नहीं, आप जैसे भी हों, कोई बात नहीं। आरती ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन ने आरती को गले लगा लिया। शुक्रिया। अगली सुबह जब आरती उठी तो रोहन किचन में था। दीदी, उठ गई? चंचल आवाज। आरती का दिल डूब गया। वह फिर से दिन वाले रोहन में बदल गया था। हां, उठ गई। आरती किचन में गई। रोहन अंडा बना रहा था। साथ में खाते हैं, दीदी? हां, आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। रोहन अपनी उंगलियों से टेबल पर टक टक कर रहा था, शोपे की धुन। आरती भी उसके साथ बजाने लगी। रोहन ने आरती को देखकर खुशी से मुस्कुराया। दीदी, आज क्या करेंगे? आरती ने रोहन को देखा। मासूम आंखें, लेकिन कोई बात नहीं थी। यह इंसान जैसा भी था, रोहन ही था। लेकिन चमत्कार उम्मीद से जल्दी हुआ। 1.5 साल बीत गए। बहुत कुछ बदल गया था। रोहन रोज सुबह अस्पताल जाता था, रिहैब थेरेपी के लिए। शुरुआत आसान पहेलियों से हुई, फिर अक्षर पढ़ना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। आरती हर बार रोहन के साथ अस्पताल जाती थी। वह थेरेपी रूम के बाहर इंतजार करती थी, 3-3, 4-4 घंटे, जब तक रोहन बाहर नहीं आ जाता। आज कैसा रहा? आरती पूछती और रोहन मुस्कुराता। थोड़ा बेहतर लग रहा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी सुधार होता, कभी नहीं। कभी कभी तो कल से भी बुरा हाल होता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन डॉक्टर ने आरती को बुलाया। सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है। आरती घबरा गई। रोहन की हालत में काफी सुधार हो रहा है, डॉक्टर ने कहा, और कैन दिन में भी उनकी दिमागी हालत ठीक होने लगी है। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। सच में? हां, अगर इलाज ऐसे ही चलता रहा तो वह और भी बेहतर हो जाएंगे, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती ने सिर झुकाकर आंसू पोंछे। और 6 महीने बाद आरती को अस्पताल से फोन आया। सुनिए, आपकी मां को होश आ गया है। आरती के हाथ से फोन गिरने वाला था। मैं अभी आती हूं। आरती रोहन के पास भागी। रोहन, मां को होश आ गया। रोहन ने आरती को गले लगा लिया। बहुत अच्छी बात है, सच में। दोनों अस्पताल भागे। आईसीयू का दरवाजा खोला। मां बिस्तर पर बैठी थीं, आंखें खुली थीं। मां, आरती मां की तरफ दौड़ी। आरती, मां की आवाज कमजोर थी। मां, मां। आरती मां को गले लगाकर रोने लगी, बहुत देर तक। मां ने आरती की पीठ थपथपाई। रो मत, मां ठीक है। आरती ने सिर उठाया, आंसुओं से भीगा चेहरा, पर मुस्कुराहट थी। मुझे आपकी बहुत याद आई।
मुझे भी, मां मुस्कुराई। उन्होंने रोहन को देखा। यह मेरे पति हैं, आरती ने कहा। रोहन आगे आया और नमस्ते किया। नमस्ते आंटी जी। मां ने रोहन का हाथ पकड़ा। मेरी बेटी का ध्यान रखना। जी जरूर, रोहन ने सिर झुकाया। मां की रिहैब थेरेपी शुरू हुई। पैरों में जान नहीं थी, इसलिए व्हील चेयर पर थीं, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था। आरती रोज अस्पताल जाती, मां से बातें करती। अब तक जो कुछ भी हुआ था धीरे धीरे बताती। मां आरती का हाथ पकड़कर सुनती रही। बहुत मुश्किल झेली तुमने। नहीं मां, सब ठीक था, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दिन सरिता जी ने आरती को फोन किया। आरती जी, रोहन पियानो बजाना चाहता है। आरती हैरान रह गई। सच में? हाँ, वह थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहता है। सरिता जी की आवाज कांप रही थी। हमने एक छोटा सा प्रैक्टिस रूम किराए पर लिया है। अगले हफ्ते हम सब परिवार वाले मिलकर रोहन को सुनना चाहते हैं। आरती का दिल भर आया। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। एक हफ्ते बाद एक छोटा सा संगीत प्रैक्टिस रूम, लगभग 20 कुर्सियां थीं। सामने एक ग्रैंड पियानो। सूरज दीवान और उनकी पत्नी पहले से मौजूद थे। आरती मां की व्हील चेयर धकेलते हुए अंदर आई। पिता भी साथ थे। आइए आइए, सरिता जी ने खुशी से स्वागत किया। आंटी जी, आप ठीक हो गईं, यह बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, आरती की मां मुस्कुराईं। सब अपनी जगह पर बैठ गए। एक खामोश तनाव था। कमरे का दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया, काली शर्ट और काली पैंट में। वह पियानो के सामने खड़ा हुआ। धीरे धीरे कुर्सी पर बैठा। कीबोर्ड को देखा। अपने हाथ ऊपर रखे, हाथ कांप रहे थे। रोहन ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। पहला सुर बजा, कांपता हुआ लेकिन साफ। शोपें की नॉक्टर्न नंबर 20, रोहन की सबसे पसंदीदा धुन। शुरू में वह लड़खड़ाया, उंगलियां ठीक से नहीं चल रही थीं, कुछ गलतियां हुईं, लेकिन वह रुका नहीं। फिर से शुरू किया। सुर धीरे धीरे जुड़ने लगे। उंगलियां अपनी याददाश्त वापस पा रही थीं। सरिता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज दीवान ने पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें भी लाल थीं। मां ने आंखें बंद करके संगीत सुना। वह धीरे धीरे सिर हिलाकर मुस्कुरा रही थीं। पिता रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे थे। उनके कंधे कांप रहे थे। आरती ने रोहन को देखा, पियानो पर बैठे हुए। आंसू बहने लगे। वह आवाज रोकने के लिए होंठ भींच रही थी, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। संगीत आगे बढ़ा। अब कोई गलती नहीं हो रही थी। उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। रोहन ने आंखें खोलीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। आखिरी सुर, उसकी गूंज पूरे कमरे में फैल गई। किसी ने ताली नहीं बजाई, सब रो रहे थे। रोहन धीरे धीरे उठा, मुड़कर लोगों को देखा। शुक्रिया, उसकी आवाज कांप रही थी। सरिता जी उठीं और रोहन की तरफ दौड़ीं। उन्होंने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। रोहन, मेरा रोहन। बहुत देर तक बिना कुछ कहे वह गले लगी रहीं। उनके कंधे कांप रहे थे। सूरज दीवान भी पास आए और बेटे की पीठ थपथपाई। शाबाश बेटा, उनकी आवाज भी कांप रही थी। रोहन ने आरती को देखा। आरती उठी और पास आई। रोहन ने आरती का हाथ पकड़ा। शुक्रिया, तुम मुझे यहां तक लाई हो, रोहन ने धीरे से कहा। नहीं, हम साथ आए हैं, आरती ने सिर हिलाया। रोहन ने आरती को गले लगा लिया। आरती ने भी रोहन को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद आरती की मां ने कहा, आरती यहां आओ। आरती मां के पास गई। मां ने बेटी का हाथ पकड़ा। बहुत अच्छा किया, सच में। मां, आरती ने मां की गोद में अपना चेहरा छिपा लिया। मां ने बेटी का सिर सहलाया। खुश रहो, अब तुम खुश रह सकती हो। कुछ दिन बाद आरती और रोहन एक पार्क में घूम रहे थे, हाथ में हाथ डाले। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। आरती जी, मैं खुश हूं, रोहन ने कहा। मैं भी, आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आगे भी साथ चलोगी ना, रोहन ने पूछा। बिल्कुल, आरती ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। रोहन ने आरती के कंधे पर सिर रख दिया। यह पल एक सपने जैसा है। सपना नहीं है, हकीकत है, आरती ने कहा। डूबते सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी, एक गर्म रोशनी। रोहन धीरे धीरे एक गाना गुनगुनाने लगा। शोपें की धुन। आरती भी साथ गाने लगी। दोनों की आवाजें मिल गईं। पार्क में शाम की हवा चल रही थी। पत्ते हिल रहे थे। कहीं से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी। रोजमर्रा की आवाजें, साधारण लेकिन कीमती। रोहन ने आरती का हाथ पकड़ा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, पहली बार उसने यह कहा था। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे।
मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सूरज डूब रहा था, लेकिन दोनों के दिल में रोशनी थी। आगे का रास्ता दिख रहा था। वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह ठीक हो रहा था, यह सब महसूस कर सकते थे। अगर वे साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा, चाहे रास्ता कैसा भी हो। आरती और रोहन उठे और चलने लगे घर की तरफ, हाथ कसकर पकड़े हुए, शाम के आसमान के नीचे। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको यह पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। मैं और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ वापस आऊंगी। कमेंट में बस अच्छी लगी लिख दीजिए, आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा।